एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, बौद्धिक विकास जन्म के समय शुरू होना चाहिए और मृत्यु पर ही समाप्त होना चाहिए। तो इसी सीखने की भावना के साथ आज हम बिजनेस लाइन में छपे एक अहम मुद्दे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। मुद्दा है भारत में परिवारों की घटती बचत और दूसरी तरफ बढ़ता हुआ कर्ज। हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में है। और ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए, और आम जानकारी के लिहाज से भी। तो चलिए समझते हैं कि ये रुझान आखिर क्या कहानी कह रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले आंकड़े क्या दिखा रहे हैं, मतलब ट्रेंड क्या है? देखिए, जो सबसे मुख्य बात है वो है भारत की घरेलू बचत दर, मतलब ग्रॉस हाउस होल्ड सेविंग्स रेट। हाँ, ये 2011-12 में जीडीपी का लगभग 34.6% थी। करीब 35%, ठीक है। ये और 2022-23 में ये घटकर लगभग 29.7% रह गई है। ओह, यानी करीब 30% के आसपास। हाँ, और ये पिछले करीब 4 दशकों का सबसे निचला स्तर बताया जा रहा है। 4 दशक, ये तो वाकई चिंता की बात है। और कर्ज का क्या हाल है? कर्ज यानी हाउस होल्ड लाइबिलिटीज, वो बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 24 में ये जीडीपी के 6.4% पर पहुंच गया। 6.4%? हाँ, जो 2007 में एक पीक था 6.6%, उसके काफी करीब है ये। अच्छा, तो बचत घट रही है, कर्ज बढ़ रहा है। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात है यहाँ, वो क्या? कि लोग बचत कर कहाँ रहे हैं, उसका तरीका भी बदला है। मतलब फिजिकल बचत, जैसे सोना या प्रॉपर्टी खरीदना, हाँ हाँ, वो 2019-20 में कुल बचत का करीब 60% था, जो 2023-24 में बढ़कर 71.5% हो गया है। अरे वाह, ज्यादातर लोग अब सोना प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं पैसा। ऐसा लग रहा है। और दूसरी तरफ जो फाइनेंशियल बचत थी, जैसे बैंक डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड वगैरह, वो 40.3% से घटकर सिर्फ 28.5% रह गई है। अच्छा खासा फर्क है ये तो। जी। और इस फाइनेंशियल बचत के अंदर भी बैंक जमा का हिस्सा बहुत कम हुआ है। मतलब 2012 में ये करीब 58% था, जो 2030 में सिर्फ 37% रह गया। ओह, तो बैंक में कम रख रहे हैं लोग। हाँ, जबकि इक्विटी और म्यूचुअल फंड में निवेश वो लगभग दुगना हो गया है इसी दौरान। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो लोग फिजिकल संपत्ति खरीद रहे हैं जी। या फिर शेयर बाजार का रुख कर रहे हैं, बैंक डिपॉजिट से हटके। मोटे तौर पर यही पैटर्न दिख रहा है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके कई कारण नजर आते हैं। एक तो शहरी इलाकों में, जैसा हमने कहा, फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, इन तक पहुंच बेहतर हुई है। जी। तो वहाँ लोग शायद थोड़ा ज़्यादा वित्तीय साधनों में निवेश कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण भारत में हो सकता है अब भी लोग नकदी या फिजिकल संपत्ति को ही ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं। ये हो सकता है। और दूसरा, महामारी का असर, और उसके बाद जो महंगाई बढ़ी, हाँ, इन्फ्लेशन तो काफी ज्यादा रहा है। उससे लोगों की खर्च करने लायक आमदनी, मतलब डिस्पोजेबल इनकम, वो कम हुई है। जेब पर असर पड़ा है। सही बात है। और साथ ही जो पारंपरिक बचत है, जैसे बैंक एफडी, उस पे जो रियल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, मतलब महंगाई हटाने के बाद जो ब्याज बचता है, वो काफी कम रहा है। हाँ, वो तो नेगेटिव में भी चला गया था बीच में। बिल्कुल। तो वो कम आकर्षक रह गया है। ठीक है। अब अगर हम इसके बड़े असर को देखें, ये जो बचत कम हो रही है, इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सीधा असर पड़ता है निवेश पर, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन पर। अच्छा। देखिए, घरेलू बचत देश में नए निवेश के लिए पूंजी का एक बहुत बड़ा स्रोत होती है। अगर ये कम होती है तो देश को निवेश के लिए बाहरी स्रोतों पर ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा, जैसे कि विदेशी पूंजी, एफडीआई या कर्ज। हाँ, जैसे एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, या फिर बाहरी कर्ज। इससे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों, मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाती है, और लंबी अवधि में जीडीपी ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। हाँ, और ये एक तरह से खपत पर आधारित विकास को शायद बढ़ावा देता है, कंजम्पशन लेड ग्रोथ। बिल्कुल। ये थोड़े समय के लिए तो मांग बढ़ा सकता है, लेकिन इससे देश की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, वो कमजोर होती है। और इसमें फिर वो कर्ज वाले बुलबुले का खतरा भी रहता है ना? जैसे 2008 में अमेरिका में हुआ था। हाँ, वो सबप्राइम संकट, उसका डर तो रहता ही है अगर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और देखिए, ये स्थिति सरकार की राजकोषीय नीति और आरबीआई की मौद्रिक नीति दोनों के लिए एक चुनौती है। वो कैसे? सरकार पर दबाव आ सकता है कि वो सार्वजनिक बचत बढ़ाने के लिए या तो टैक्स बढ़ाए या फिर अपने खर्चों में कटौती करें। दोनों ही मुश्किल फैसले हैं। और आरबीआई के सामने एक दुविधा खड़ी हो जाती है। ब्याज दरें कम रखें तो बचत और कम होती है, और अगर ब्याज दरें बढ़ा दें
तो कर्ज लेना महंगा हो जाता है, जिससे खपत और निवेश दोनों पर असर पड़ता है। ये तो बड़ी नाजुक स्थिति है। जी, और इसके अलावा जो घरेलू कर्ज बढ़ रहा है, खासकर असुरक्षित कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, हाँ, आजकल ये काफी बढ़ गए हैं। उसमें डिफॉल्ट का खतरा बढ़ता है। मतलब लोग कर्ज चुका ना पाएं। इससे बैंकों के एनपीए यानी फंसे हुए कर्ज बढ़ सकते हैं। और सामाजिक स्तर पे भी तो असर होगा। बिल्कुल। अगर लोगों के पास बचत कम है तो किसी इमरजेंसी जैसे बीमारी या नौकरी जाने पर उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं और रिटायरमेंट के लिए भी असुरक्षा बढ़ती है। इसी से जुड़ा हुआ जॉन मेनार्ड कीन्स का वो बचत का विरोधाभास यानी पैराडॉक्स ऑफ सेविंग्स का कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ कैसे फिट होता है? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसका मूल विचार ये है कि हालांकि एक व्यक्ति के लिए बचत करना अच्छी बात है, हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर हर कोई पूरी अर्थव्यवस्था में एक साथ ज्यादा बचत करने लगे और खर्च कम कर दे तो ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बुरा हो सकता है। अच्छा, वो कैसे? जब सब लोग खर्च कम करेंगे तो बाजार में चीजों की मांग घट जाएगी, है ना? हाँ, मांग घटेगी तो कंपनियां उत्पादन कम करेंगी, लोगों को नौकरियों से निकालेंगी, जिससे आमदनी और गिरेगी। तो आखिर में होता यह है कि कम आमदनी की वजह से अर्थव्यवस्था की कुल बचत बढ़ने के बजाय घट सकती है। अरे, मतलब ज्यादा बचत करने की कोशिश में कुल बचत कम हो जाए। हाँ, इसी को विरोधाभास कहते हैं। ये खासकर मंदी के समय देखा जाता है। समझ गया। तो अगर स्थिति इतनी उलझी हुई है तो इससे निपटने के लिए क्या रास्ते हो सकते हैं? क्या सुझाव दिए गए हैं? सोर्स में कई रणनीतियों का जिक्र है। एक तो है वित्तीय साक्षरता और जागरूकता बढ़ाना, मतलब लोगों को समझाया जाए कि बचत और निवेश कैसे करें। ठीक है, एजुकेशन। दूसरा, बचत को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं, जैसे टैक्स में छूट या फिर ब्याज दरों से जुड़े प्रोत्साहन, शायद इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड जैसे विकल्प। अच्छा, ताकि रियल रिटर्न मिले। हाँ। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, खासकर असंगठित क्षेत्र के लिए, जैसे पेंशन योजनाएं, ताकि लोगों में भविष्य को लेकर सुरक्षा की भावना बढ़े। बिल्कुल। चौथा, कर्ज देने के नियमों को थोड़ा जिम्मेदार बनाना, जैसे आरबीआई ने अभी असुरक्षित कर्जों पर थोड़ी सख्ती की है, या फिर लोन देते समय डेट टू इनकम रेशियो की सीमा तय करना, ताकि लोग जरूरत से ज्यादा कर्ज ना ले लें। सही। और पांचवां, उत्पादक निवेश को बढ़ावा देना, जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं या किफायती आवास नीतियां, जिससे पैसा ऐसी जगह लगे जहां से अर्थव्यवस्था को फायदा हो। तो कई सारे कदम उठाने की जरूरत है। जी, ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, तो समाधान भी मल्टी प्रोंग्ड ही होगा। तो संक्षिप्त में कहें तो भारत की ये जो घटती घरेलू बचत और बढ़ता कर्ज है, ये एक जटिल पहेली है और इसका हल सावधानी से सोच समझकर नीतिगत हस्तक्षेप करके ही निकलेगा। बिल्कुल सही। एक संतुलन साधना होगा, मतलब खपत आधारित विकास जरूरी है, लेकिन उसे समझदारी भरी बचत और कर्ज प्रबंधन के साथ संतुलित करना होगा। हाँ, ताकि लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था मजबूत रहे, विकास समावेशी हो और हम किसी बड़े जोखिम से बच सकें। एग्जैक्टली। और चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। वो ये कि जिस तेजी से आजकल ये डिजिटल फाइनेंस और फिनटेक कंपनियां बढ़ रही हैं, हाँ, यूपीआई, लोन ऐप्स वगैरह, जी, तो ये भविष्य में हमारे बचत करने के तरीकों, हमारे निवेश के विकल्पों और उनसे जुड़े जोखिमों को और कैसे बदल सकती हैं, शायद कुछ ऐसे तरीकों से जो हमने अभी सोचे भी न हो। वाकई ये सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी का असर तो हर जगह दिख रहा है। बिल्कुल। चलिए, हमें उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको इस महत्वपूर्ण मुद्दे को समझने में मदद मिली होगी। ये यूपीएससी परीक्षा की तैयारी और सामान्य जागरूकता दोनों के लिए काफी उपयोगी विषय है। जी। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।